जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का फ्रंट न्यूज़ देखेंगे फ्रेंड्स, वो आता है आपके मणिपुर क्लासेस को लेके। ये सारी डिटेलिंग हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये क्लास हो रही है। तो दो ग्रुप है मणिपुर में जहाँ पे क्लास हो रहा है। एक है मीतेई ट्राइब और दूसरी है कुकी ट्राइब। इसको कुकी जो ट्राइब भी बोलते हैं, कुकी ट्राइब और मीतेई ट्राइब, ये दोनों ग्रुप हैं। अब यहाँ पे इन दोनों ग्रुप में आपस में पिछले कई सालों से अगर बात करें तो विवाद चल रहा है कि हमें एम्प्लॉयमेंट में, हमें अपने एरिया का लैंड खरीदने में हमें कम से कम एक प्रकार से सहूलियत प्रदान हो। वो कब होगी? जब ये शेड्यूल 6 में आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार की इनकी डिमांड है। अब इसको लेके कुकी मीतेई दो ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप में लड़ाइयां छिड़ रही हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान चली गई। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुखता मैं एक चीज में बोलूंगा जो कि क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती तो इस मसले को आगे बढ़ने नहीं दे सकती। वो आर्मी लगा के अपनी चीजें रोक लेती, लेकिन एक सही इंटेंशन अगर होती तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ली जो ज़रूरत थी यहाँ पे लेने की। यहाँ पे अभी रिसेंटली यही न्यूज़ निकल के आ रहा है कि 10 जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, अब मिलिटेंट इनको ही बोला जा रहा है, तो वहाँ पे सीआरपीएफ के द्वारा उनको मार गिरा है। हालांकि वहाँ पे बहुत सारा क्लेम आ रहा है कि जो बंदूक लेके खड़े थे वो विलेजर्स थे, गाँव के लोग ही थे। तो 10 लोगों की यहाँ पे मर्डर कर दी गई, जान ले ली गई सीआरपीएफ के द्वारा। अब यहाँ पे किस जगह पे? तो जाकुरदोर एक जगह है मणिपुर के, उस इलाके में बात करी जा रही है। हालांकि ये जो आपको न्यूज़ दे रहा हूं ये बहुत पहले से इस प्रकार का टसल वहां पे चलते हुए आ रहा है। अगर लोकेशन की बात करें मणिपुर की तो आप देख सकते हैं अपना नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा स्टेट निकल के आता है अपना मणिपुर। मणिपुर यहीं पे है दोस्त। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इम्फाल इसकी राजधानी आती है। और ज्यादा अगर अंदर से डिटेलिंग देखें तो कुल यहाँ पे मिला के 16 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट है, इस लोकेशंस पे है। यहाँ पे टसल दो ग्रुप के बीच में हो रहा है, वो आपको मैं यहाँ पे बता दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यहाँ के सीएम का क्या नाम है और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? क्योंकि दोनों सीएम प्लस गवर्नर काफी न्यूज में थे। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं जल्दी से बिना देरी के। तो यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, उन्होंने यूएन जो ग्रुप है वो क्या किया है? तो यहाँ पे COP 29 कहाँ पे शेड्यूल हुआ है ऑर्गेनाइज के लिए और स्टार्ट हो गया है 11 नवंबर से ही। तो ये 11 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे चल रहा है? तो बाकू सिटी में, अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। कई बार प्रश्न ये पूछ चुका है कि अजरबैजान की कैपिटल क्या है। COP 29 वहां पे शुरू हो चुका है और सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे किया जा रहा है यहाँ पे? तो क्लाइमेट की जो फंडिंग है उस पे यहाँ पे किया जा रहा है। वो क्लाइमेट की फंडिंग क्या है? तो यहाँ पे यही बात किया जा रहा है कि 15 से लेके 24 तक एक वार्मेस्ट डिकेड जो था उसको रिकॉर्ड किया गया। यानी टेम्परेचर जो हम लोग किए थे 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए पेरिस कॉन्फ्रेंस में 2015 में जो हुआ था फ्रांस में, प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी जो औद्योगिक क्रांति थी उससे नीचे की रखने की बात करी जा रही थी। 1.3 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे की बात करी जा रही है। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है और क्लाइमेट चेंज कोई एक चीजों से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत ही बड़ी टॉपिक है फ्रेंड्स। क्लाइमेट चेंज हर एक चीज आपका जुड़ा हुआ है। आपको याद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब भी मैं पढ़ाता हूं उस गोल के अंदर क्लाइमेट चेंज आती है 13 नंबर पे। और वो क्लाइमेट चेंज अपने आप में ही हर पहलुओं को टच करती हुई निकलती है। अब थोड़े से और बैकग्राउंड में डिटेलिंग देखें तो कन्वेंशन ऑफ जो पार्टी होती है, जो आपको यहाँ पे बता दें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे इन सब का
करवाने का जिम्मा लेती है। अब ये बॉडी जो है क्या कर रही है, ये बॉडी की ये इम्पोर्टेंट आपके सामने मैं यहाँ पे डिटेलिंग आज नहीं दूंगा इस प्रकार से। ये इस सन में इनका इस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। 2024 में बाकू कॉप 29 की बात करी जा रही है। अजरबैजान बाकू सिटी में ऑर्गेनाइज है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नए एडिटोरियल पे जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बात करी जा रही है ओबीसी की, तो बैकग्राउंड डिटेल जानना बहुत जरूरी है। ओबीसी की शुरुआत हो जाती है मंडल कमीशन से। मंडल कमीशन शुरुआत होती है 1979 में। इसमें यह कहा जाता है कि 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा किसको, आपके अदर बैकवर्ड क्लास। किस बेस पे, तो बेस होती है फ्रेंड्स सीधे सीधे सोशल प्लस एजुकेशनल जो बैकवर्ड है उनको। इकोनॉमिकल बैकवर्ड की बात नहीं करी जा रही है। सोशल और एजुकेशनल दो ग्राउंड पे यहाँ पे 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लास को दी जाती है 1979 में। अब जो बात निकल के आ रही है कि ये जो कास्ट सर्वे हो रहा है, अभी रिसेंटली बिहार ने कास्ट सर्वे कराया, आप लोगों को पता है। उसके बाद तेलंगाना ने सूर दाल पकड़ लिया। यहाँ पे तेलंगाना भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हायर कोटा फॉर ओबीसी यहाँ पे कास्ट सर्वे कराने का बात चल रहा है। तो तेलंगाना जो स्टेट है यहाँ पे लॉन्च किया है और सर्वे कराएंगे ये। और ये असेंबली पॉल से जो प्रॉमिस किए थे, चुनाव हुआ था, अभी जीत के आई है वहां पे कांग्रेस पार्टी, तो जीत के आई है, तो जो इश्यू निकल के आया था उसमें से ये भी था उनके मैंडेट में कि हम यहाँ पे कास्ट सर्वे कराएंगे, और वो करा रहे हैं। 112 कम्युनिटी हैं वहां पे, अगर देखा जाए तो 29% कोटा एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट में ये रख रही है प्रेजेंट समय में। 4% सोशली और एजुकेशनली मुस्लिम भी आ रहे हैं बैकवर्ड क्लास की। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही है आपस में कि किस प्रकार से हम इन चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब भी स्टेट के इलेक्शंस आ रहे हैं फ्रेंड्स, उस इलेक्शंस में बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए जा रहे हैं। उस प्रोमिसेस को पूरा करने में पार्टी अपना जोड़ तोड़ लगा दे रही है, चाहे जो कुछ भी वो बोली हो। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो रिजर्वेशन है वो भारत के किन किन स्टेटों में एक्सीड भी करती है। तो यहाँ पे अगर एक्सीड कर रही है तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 1973 में, यानी 24 अप्रैल 1973 से पहले जो 9th शेड्यूल में चीजें ऐड हो गई, सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि उसको अब बदल नहीं सकते। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के पहले 9th शेड्यूल में जो चीजें ऐड हुई हैं उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तमिलनाडु एक ऐसा है जहां पे 69% का वेटेज चलता है, यानी रिजर्वेशन चल रहा है यहाँ पे, एक सिंगल स्टेट। उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जो अपने अपने तरफ से यहाँ पे देती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 50% से ऊपर मत जाइएगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी निकल के आता है। ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 10% रिजर्वेशन लेके आ गया, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टर्म है कि उन कम्युनिटी को यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है जिन्हें एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, किसमें, रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में, तो उन्हें ये प्रोवाइड करता है। देखिए, राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आता है आपके फंडामेंटल राइट में। इसी आर्टिकल के अंदर से निकल के ये आ रहा है क्या, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, जो सीधे सीधे मेंशन करता है कि यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दी जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी उनको जो जॉब में नहीं है, इसी की बात करी जा रही है। आशा करते हैं जो आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं दिया वो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नए एडिटोरियल की तरफ। तो पॉलिटिकल मेल्ट डाउन चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल नहीं था, लेकिन सोचा मैं थोड़ा सा इसको 2 से 4 मिनट में कवर कर दूंगा। जर्मनी एक कंट्री है फ्रेंड्स, यूरोपियन नेशन में, याद रखिएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, प्लस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी यहाँ पे आने वाली है। यानी वहां की सत्ता जो है, वहां का जो गवर्नमेंट है वो रूल कर नहीं पाएगी, इस प्रकार की बातें भी बोली जा रही है। क्या, क्योंकि वहां पे अपने पार्लियामेंट में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रही है। क्या होता है कॉन्फिडेंस, मेजॉरिटी उनमें क्वेश्चन मार्क उठ जाए कि इनकी मेजॉरिटी है नहीं, सपोर्ट है नहीं,
कैंडिडेट की, तो इनको गवर्नमेंट गिरनी ही पड़ेगी। वही बातें कह रही हैं। तो यहाँ पे जर्मन चांसलर, इनका नाम याद रखिएगा, ओलाफ स्कोल्ज, कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे यहाँ पे। अब ये गिरने वाली है गवर्नमेंट और डीपर क्राइसिस में भी जाने वाली है। इनकी सोलाज की अगर बात करें तो सोशल डेमोक्रेट, ग्रीन और प्रो मार्केट फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी से मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, जो आज के डेट में बहुत तीव्र गति से स्ट्रगल कर रही है तीनों पार्टी अपना यहाँ पे एक यूनाइट पब्लिक फिगर बनाने के लिए कि हम एक हैं, हम डिवाइड नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है। स्कॉल अगर बात करें यहाँ पे तो ये रेसिस्ट कर रहे हैं क्या कि कॉन्फिडेंस भारत की अगर बात करें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है और कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इसको पास करना होता है, नहीं तो आपकी भी सरकार गिर जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात करी जा रही है, जिसका वोटिंग यहाँ पे होने वाला है। अब फ्लोर पे अगर ये अपनी मेजॉरिटी टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो इनकी सरकार गिरेगी, वही बातें बोली जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए रिसेंटली, देखा जाएगा किस हिसाब से सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को और नाटो को। फ्रेंड्स, नाटो की बात आ गई तो ये बैकग्राउंड डिटेलिंग एक बन जाती है, इसको हम जल्दी से अभी देखेंगे 1 मिनट के बाद। तो ये कंसर्न है बर्लिन में, देखते हैं ये गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी दिखा पाती है कि नहीं। हमें तो आशा बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये गवर्नमेंट गिरेगी और पुनः नया गवर्नमेंट बनने वाली है, मेरा यही प्रिडिक्शन है। वार जो है अब देखते हैं किस हिसाब से डील करते हैं, क्योंकि यूक्रेन का वार प्लस इजराइल पैलेस्टीन का वार, ये सब भी यहाँ पे इश्यू में आया है। किस प्रकार से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखेंगे, वो सब आने वाले समय में देखेंगे। पहले हम यहाँ पे नाटो देख लेते हैं। बैकग्राउंडिंग डिटेल अगर बताएं नाटो की, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, 31 मेंबर हैं, बिटवीन 31 मेंबर। स्टेट की बात करें तो यहाँ पे 29 यूरोपियन है और 2 अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन यहाँ पे हैं। इसके मेंबर अभी रिसेंटली बढ़ गए हैं, क्वेश्चन मार्क ये है टोटल कितने आज के डेट में इसमें मेंबर हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बात करी जाए तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसकी स्थापना कर दी जाती है वाशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1949 को। देखिए क्वेश्चन आया है यहाँ से, नाटो जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, यानी एक अगर कंट्री के ऊपर आप अटैक किए तो सारे ग्रुप मिलके आप पे अटैक करेंगे, यही कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब है। 2 लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। इनका मोटो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नाटो की मेन हेडक्वार्टर बोली जाए तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जबकि नाटो के मिलिट्री हेडक्वार्टर आपके यहाँ पे मोन्स में बेल्जियम में है। रिसेंटली फिनलैंड ज्वाइन किया है अलायंस को 4 अप्रैल 2023 और 74 ईयर्स आफ्टर नाटो का फॉर्मेशन हुआ है। स्वीडन अभी इसमें लिस्ट में जुड़ने को आया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या स्वीडन इसमें जुड़ चुका है आज के डेट में अगर बात करें तो इसमें कुछ कंट्री ऐड हुई हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सी कंट्री इसमें ऐड हुई हैं। जर्मनी की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका जर्मनी रहा, बॉर्डर टच करती है नीदरलैंड से, बेल्जियम से, लग्जमबर्ग से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रिया से, चेक रिपब्लिक से एंड पोलैंड से। ये इसके कुछ सिटी हैं। इसकी लोकेशन देखना काफ़ी ज़रूरत होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बन सकती है। बाल्टिक सी ये रहा, नॉर्थ सी ये रहा, डेनमार्क इसके ऊपर ये कंट्री रही। तो ये थी लोकेशन, आशा करते हैं आपको समझने में आसानी हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की तरफ। तो इंडिया की जो डिमांड है भारत के वर्कफोर्स की, काफ़ी हद तक वो स्किल्ड लेबर बढ़ रही है। कहाँ पे? तो उनकी डिमांड बढ़ रही है जर्मनी में। याद रखिएगा जर्मनी की अभी डिटेलिंग दिया, तो इन दोनों एडिटोरियल को एक साथ मिला के आप देख सकते हैं। जर्मनी में जो इनका बढ़ोतरी हुआ 2015 में अगर बात करें तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इन जनवरी, तो अभी देखिए कैसे हम लोग किस तीव्र गति से ऊपर बढ़ रहे हैं 2023-24 में। यहीं पे बात करी जाए तो फुल टाइम एम्प्लॉय की भी बात करें तो इंडिया का जो अगर बात करें पॉपुलेशन ये और ओवरऑल अर्निंग पॉपुलेशन ये, तो हम लोग भी फुल टाइम में यहाँ पे 5000 यूरो की बात कर रही हैं। तो हम लोग अपने भी फुल टाइम एम्प्लॉय यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा रहे हैं। वहाँ पे लोग हैं इंडियन नेशनल जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं।
अब बात आ रही है अपने भारत की, तो ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे जर्मनी में किस हिसाब से 2015 से चला है। अगर बात करी जाए इंजीनियरिंग की, बात करी जाए मैथ वालों की, लॉ वालों की, ह्यूमैनिटी की और अदर कोर्सेज की, तो देख सकते हैं किस हिसाब से डिमांड बढ़ा है। तो इंजीनियरिंग की डिमांड यहाँ पे बढ़ी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए इंडियन नेशनल की जॉब्स में, तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में, रियल एस्टेट में, मैन्युफैक्चरिंग में, इस हिसाब से यहाँ पे डिटेलिंग है। इंडिया और जर्मन की जो स्टूडेंट हैं वो जर्मन में जो सब्जेक्ट चलती है वो इसी प्रकार से चलती है जो अभी आपको बताया। इंजीनियरिंग की बात करी जा रही है इंडियन नेशनल की और जर्मन नेशनल की। इंजीनियरिंग में ये है 60% मान लीजिए यहाँ पे डिमांड चल रहा है इंजीनियरिंग की, और यहाँ पे अगर जर्मन नेशनल की बात करें तो 22% ही यहाँ पे इस प्रकार की चीज चल रही है। तो ये थी पूरी स्लाइड, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ जो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है और काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी पूरी डिटेलिंग फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं अच्छे से बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ, उसकी टर्मिनोलॉजी, मीनिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे समझानी है, क्योंकि ये ऐसे टर्म हैं जो काफी हद तक क्लियर नहीं होते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें इंस्पिरेशन तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ चैनल भी ग्रोथ करता है। आपको यहाँ पे कार्बन क्रेडिट की मैकेनिज्म को समझने से पहले कार्बन क्रेडिट को हमें समझना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो इसमें आएंगी, उन्हें हमें समझना है। वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कार्बन क्रेडिट की जो बात करी जा रही है तो हम टर्मिनोलॉजी से देखेंगे। एनसीक्यूजी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे हम, उसके बाद हम एडिटोरियल को टच करेंगे। तो ये क्या है, इसी COP29 से ये चीजें ज्यादा फोकस करी जा रही हैं एनसीक्यूजी की, और यहां से क्वेश्चन बनने का पूरा उम्मीदें हैं, क्वेश्चन बनने ही हैं। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ये क्लाइमेट फाइनेंस को लेके है। एनसीक्यूजी याद रखिएगा, इसी में इसकी बात चल रही है। ये क्या है, तो एनुअल टारगेट करेगा किस हिसाब से फंड करी जाएगी, किसको, डेवलपिंग कंट्री को, किस चीज में, क्लाइमेट एफर्ट को लेके। क्या, यानी आप भैया रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करिए, फॉसिल फ्यूल को कम करिए। तो उसके लिए भैया तो हमें तो फिनांस करना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है पहले ही पोल्यूशन कर चुकी हैं, और जो डेवलपिंग नेशन है वो अभी तो इमर्ज कर रही है, तो उन्हें आप पैसा दीजिए ताकि वो इस तरीके से सही हो सके। यही एनसीक्यूजी है, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करी जा रही है। अब आती है बात नया एनडीसी की। तो ये एनडीसी क्या है फ्रेंड्स, ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जिसको सिंपली कंट्री का प्लेज बोला जाता है। यानी हम शपथ लेते हैं कि हम कुछ करेंगे इस क्लाइमेट चेंज को लेकर के। क्या, तो ये नेशनल एक्शन प्लान है जो रिड्यूस करेगा क्या, इमिशन, क्या, किस चीज का, कार्बन का, और ये एडाप्ट करेगा क्लाइमेट के इम्पैक्ट को। यानी हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट से जुड़े चीजों को ही यहाँ पे घटाएंगे कि क्लाइमेट और ज्यादा बर्बाद ना हो। नेक्स्ट राउंड ऑफ एनडीसी की बात करी जा रही है, तो ये फरवरी में, और सम कंट्री प्लान कर रहे हैं कि हम अपना प्लान इसी बाकू में ही डाल देंगे। इसी को एनडीसी बोले जा रहे हैं। एक प्रकार सा प्लेज है, अलग अलग कंट्री, इंडिया भी इसमें जुड़ा हुआ है, किस हिसाब से अपनी कंट्री एनडीसी लेके आती है। एक प्रकार से शपथ है कि हम कितना कितना कम करेंगे। अब यहाँ पे आती है एक टर्म जीरो टर्म, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस भर भर के पूछा गया। जीरो टर्म का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये मतलब नहीं होता है कि कार्बन का इमिशन हम जीरो कर देंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। तो कार्बन का इमिशन जीरो बिल्कुल नहीं होता। नेट जीरो का मतलब क्या मतलब होता है कि हम रिलीज तो करेंगे नॉट मोर देन द अमाउंट विच इज रिकैप्चर्ड बाय CO2 अबेटमेंट टेक्नोलॉजी। हम ऐसा नहीं है कि जो अभी हम फैक्ट्री से रिलीज कर रहे हैं कार्बन, हम उसे खत्म कर देंगे, बिल्कुल भी इस प्रकार का टर्मिनोलॉजी दिमाग में मत रखिएगा, अन्यथा क्वेश्चन को कई सारे लोग इस पे आया था तो गलत कर दिए थे यूपीएससी में। ये क्या है कि हम भैया पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे दूसरे तरीके से, और भी ज्यादा इन्वायरमेंट को हम सही रखेंगे, और जो रीचिंग नेट जीरो है वाली बात, हम उसको एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को
कम करने में मदद करेंगे, वातावरण में कम करने में मदद करेंगे और उसको नेट जीरो लेके आएंगे। तो ये चीजें हैं, याद रखिएगा। नेट जीरो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्लियर हो गया कि नहीं, कि हम प्लांटिंग करेंगे, हम जो कर रहे हैं वो तो करेंगे, अगर उसमें से कुछ काट सकते हैं, कुछ चीजें रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करते हैं तो करेंगे, लेकिन हम जो जितना हम इमिशन कर रहे थे उसमें से कम करके हम एटमॉस्फेयर में जो कार्बन जमा हो रहा था उसको हम कम करेंगे। ये नेट जीरो का मतलब है। अब कार्बन ऑफसेट की बात करी जा रही है, जो लास्ट है अभी आपको समझाना है। इसको कार्बन क्रेडिट भी बोलते हैं। कार्बन ऑफसेट बोल लीजिए या फिर कार्बन क्रेडिट बोल लीजिए, दोनों में से कोई सा भी टर्म आए आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, दोनों टर्म एक ही है। तो ये क्या है, कार्बन क्रेडिट या कार्बन ऑफसेट है क्या ये? तो कंट्री एक प्रकार से उसकी कंट्री या कंपनी कंपनसेट करती है किस चीज से, कि कार्बन का जो इमिशन हो रहा है उसमें हम कमियां करेंगे। क्या, मान लीजिए एक कंपनी एक्स है और एक कंपनी वाई है। एक्स कंपनी कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा करी, ठीक है, ये कंपनी कार्बन इमिशन एकदम कम करी, तो इसे कार्बन क्रेडिट की सर्टिफिकेट मिलेगी। अब ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट क्या है कि आपको 1 मेट्रिक टन अगर आपने कार्बन इमिशन कम किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। अब ये सर्टिफिकेट इनको मिलेगी तो ये सर्टिफिकेट पैसा लेके इस कंपनी को बेच सकते हैं। तो कार्बन क्रेडिट ये हो गया सर्टिफिकेट का, और ये कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग हो गया, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, इस स्कीम को बात बोली जा रही है। तो ये कार्बन क्रेडिट हो गई, जो अभी आपको बताया कि उतना मैंने कार्बन कम रिलीज किया है तो हमें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेगा। अब वो सर्टिफिकेट वाई कंट्री दूसरे को बेच सकती है अगर चाहे तो, और ये कंट्री इसको मुआवजा देगी, पैसा देगी। तो यही कार्बन ऑफसेट या कार्बन क्रेडिट हो गई जो आपको मुझे बताना था। अब यहाँ पे बात निकल के आ रही है एडिटोरियल पी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है फ्रेंड्स, कहाँ पे, अजरबैजान बाकू में। ये चलेगा लगभग 1-2 हफ्ते, 11 से 22 तक चलेगा, और ये फोकस करेगा कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन है उस पे किस हिसाब से चला जा सके, उसी की बातें चल रही है। कार्बन क्रेडिट की बातें चल रही हैं। अब आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी यूजेज होंगी। अब इस फ्रेमवर्क में ये दिखाया जाएगा कि जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री की किस प्रकार से मदद करेंगी। एनडीसी की बात करी जा रही है। सारे टर्मिनोलॉजी मैं समझा चुका हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अब नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको अभी शुरुआत की है तो आप पीछे जाके समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए एनडीसी की, तो वो किस हिसाब से लेके चलेगा, भारत भी इसमें बात करी जा रही है किस हिसाब से लेके चलेगा। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में एक स्टैट्यूटरी मैंडेट लेके आया, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ये वही कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है जिसे हम कार्बन क्रेडिट बोलते हैं, और अगर हम बेच दें तो ट्रेडिंग हो जाती है। इंडिया भी इसमें जुड़ा हुआ है अपना कमिटमेंट लेके। पेरिस का जो एग्रीमेंट हुआ था, याद रखिएगा, पेरिस का एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाने के लिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक इसकी टारगेट थी। लेकिन क्या है, इससे हम पार करते हुए जा रहे हैं। तो क्योंकि हमारा इकोनॉमिक गोल इतना ब्रॉडर है, हम कैसे इस चीज को करेंगे। तो कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमें एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना पड़ेगा, कठोर एक्शन लेना पड़ेगा, फाइनेंस करनी पड़ेगी किसको, ये जो लिस्ट डेवलप्ड नेशन है, जो इमर्जिंग नेशन है, उनको हमें कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तो जो बैकग्राउंड अभी आपको दिखाया वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस एडिटोरियल पे आगे बढ़ेंगे कि हमें इंटीग्रिटी ऑफ कार्बन क्रेडिट भी करनी पड़ेगी। कार्बन क्रेडिट क्या है आपको समझा दिया, इंटीग्रिटी ऑफ कार्बन क्रेडिट क्या है तो उसको जोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ किसी को कार्बन क्रेडिट की सर्टिफिकेट मिल गई, उसकी वैल्यूज बिल्कुल नहीं हो रही है, सही प्रकार से उसको मार्केट में लाना पड़ेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। जो क्रेडिट जनरेशन है, जो जनरेट हुई है सर्टिफिकेट, वो सही है। और जो लीडिंग इंस्टेंसेस ऑफ ग्रीन वॉशिंग है, ग्रीन वॉशिंग क्या है तो इसमें बहुत सारा कमियां हैं ग्रीन वॉशिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल प्रोडक्ट है, वो एप्पल प्रोडक्ट कह रही है कि मैंने
मैंने फ़ोन बनाया, फ़ोन बनाते वक्त मैंने इसका हर एक पार्ट रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज किया है और सस्टेनेबल तरीके से यूज किया है, तो यही ग्रीन वॉशिंग है। अगर ये इस हिसाब से बोले लेकिन करे ना, तो ये कहीं ना कहीं ग्रीन वॉशिंग कही जाएगी, यानी अपनी बातों को छिपा ले जाए और करे कुछ ना, उसी को ग्रीन वॉशिंग कही जाएगी। क्योंकि कार्बन इमिशन ये अगर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इमिशन नहीं कर रहे हैं, तो ये ग्रीन वॉशिंग में आ जाती है। इस प्रकार की वॉलंटरी कार्बन मार्केट जो यहाँ पे चल रही है, उसे हमें देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना पड़ेगा, कठोर एक्शन लेना पड़ेगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी यहाँ पे बात करी जा रही है कि हम और ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, और इस प्रकार की गवर्नमेंट जो है, जीसीपी जो अभी बात करी जा रही है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की, इस प्रकार से नॉन साइंटिफिक ट्री प्लांटेशन भी चल रहे हैं जो इनकरेज कर रहे हैं। यही सब है ग्रीन वॉशिंग कि पेड़ पौधे हम लगाएंगे, पेड़ पौधों की टारगेट हो गई, लेकिन कैसे भी आप गिनती करके दिखा दिए कि पेड़ पौधे हम लगाएंगे। तो ये ग्रीन वॉशिंग का क्या है? ये कहीं ना कहीं डिमेरिट यूजेज है। ये एक प्रकार से गलत तरीके से ग्रीन वॉशिंग टैग दे रही है कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट पे, और उसकी वजह से उस कंपनी के प्रोडक्ट को लोग खरीद रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में ग्रीन वॉशिंग है ही नहीं। यही यहाँ पे बात हो रही है। ग्रीन वॉशिंग से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इंडिया को भी एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से कार्बन क्रेडिट करनी है। क्योंकि कंपनी तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर आएंगे, और जब इन्वेस्टर आएंगे तो उनको कार्बन क्रेडिट की सर्टिफिकेट तभी मिलेगी जब सही तरीके से वो कार्य करेंगे। अब उनको लुभाने के लिए तो हम क्रेडिट सर्टिफिकेट थोड़ी दे देंगे। अगर इस तरह से कंट्री कर रही हैं इन्वेस्टर को लुभाने के लिए, तो क्या होगा? पॉल्यूशन मचेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ये कोई चीज रुकेगी नहीं। तब उसी की बात करी जा रही है। इंडिया को भी सही तरीके से लेके चलना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्लस ग्लोबल इन्वेस्टर की बात बोली जा रही है। अच्छा, इतना सारा क्लाइमेट चेंज की बात बोली जा रही है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट गैस हो जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा मात्रा H2O की, मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। मैं पुनः बोल रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद, क्वेश्चंस कई बार आपको कंफ्यूजन कर देती है। नाइट्रस ऑक्साइड HFC और CFC, SCFC, ओजोन, परफ्लूरो, SF6 और NF3, ये सारे के सारे कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। ये वही गैस हैं जो वातावरण में हम लोग पृथ्वी से छोड़ देते हैं, और ये इसी अपने ट्रोपोस्फेयर पे जाकर के बैठ जाती है। सन की रेज जो आती है तो ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और जब पृथ्वी की हीट निकल के आती है, पृथ्वी की हीट भी तो आखिर में रिलीज करके ऊपर जाएगी। तो जो लॉन्ग वेव हैं वो जो है पार ही नहीं कर पाते, ऊपर से लॉन्ग वेव नीचे आ जाते हैं, और ये इनको ट्रैप कर लेती है, लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव को। तो छोटे वेव ही ऊपर जा सकते हैं, लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव नीचे आते हैं, जिसके कारण क्या होता है? एक चैम्बर बन जाता है, और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इसी को बोलते हैं। यानी ग्रीन हाउस गैस से ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी कंडीशन को बोला जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस एडिटोरियल की तरफ। जैसा कि मैं बताया, बहुत डिटेल में इसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो इंडिया की जो कार्बन मार्केट अगर बात करी जा रही है, वो हार्मोनाइज करना पड़ेगा इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म से। आपको सही प्रकार से लेके चलनी पड़ेगी। आर्टिकल 6 की अगर बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, तो वो यही दर्शाता है। 6.2 आर्टिकल क्या कह रहा है कि हम किस प्रकार से ITMO, ये क्या है? तो इंटरनेशनली ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम, हम किस प्रकार से कार्बन ट्रेडिंग को लेकर के चलेंगे ग्लोबली, उसकी बात कर रहा है। आर्टिकल 6 की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे COP26 ग्लासगो में क्या हुआ था? यहाँ पे ग्लासगो में ये हुआ था कि जो भी कंट्री यहाँ पे इंगेज है कार्बन ट्रेडिंग के लिए, उनको हम इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी फाइनेंस की भी बात बोली जा रही है। अब यहाँ पे जो आपको अभी क्लाइमेट फाइनेंस की बात बोला है COP29 में वो इसी पे फोकस करेगा, और देखा जाएगा इंडिया किस हिसाब से मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को लेके चल रहा है, अपना क्या स्टैंडर्ड रख रहा है, किस हिसाब से अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस ट्रैकिंग कर रहा है कि कार्बन इमिशन के रिडक्शन में कमी हो रही है कि नहीं। तो ये सब क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो देखने पड़ेंगे।
और इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी की बात करी जा रही है कि सब कुछ आपस में जुड़ा रहे, तभी तो मान लीजिए एशिया जैसी कंट्री हैं जिसमें चाइना आ रही हैं, इंडिया जा रही हैं, पोल्यूशन मचा रही हैं। नॉर्थ अमेरिका जैसी कंट्री हैं, कनाडा आ रही हैं, मैक्सिको आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। तो ये इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से वर्ल्ड की बातें बोली जा रही है। आर्टिकल 6.2 में ये कहा गया कोऑपरेट करेंगे एक साथ चल के इंटरनेशनल कार्बन मार्केट को। कार्बन मार्केट की रिस्क डबल हो जाएगी अगर इमिशन को सही तरीके से घटाया नहीं गया। इसीलिए कठोर यहाँ पे निर्णय लेने की जरूरत है ताकि क्रेडिबिलिटी जो है क्लाइमेट कमिटमेंट की वो घटे ना बल्कि बढ़े। लो क्वालिटी कार्बन क्रेडिट यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, हमें सही प्रकार से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। लास्ट अगर बात किया जाए तो फोकस किया जाएगा ट्रांसपेरेंसी पे, अकाउंटेबिलिटी पे। यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा किस हिसाब से लेके चलना है। इनहेंस करेगी ये ट्रांसपेरेंसी और बहुत सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ है। तो ये जोड़ के देखने की जरूरत है इंडिया की कार्बन क्रेडिट सिस्टम। और बहुत ज्यादा आवश्यकता ये भी है कि हम किस प्रकार से इसको डिस्क्लोज करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव में, यानी व्यापक स्तर पे बात बोली जा रही है। कार्बन रिडक्शन की टेक्निक जो होती है बेंचमार्क होती है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन रिपोर्ट की बात होती है। इसको किस प्रकार से इजीली प्लेटफॉर्म पे हम लागू कर सकते हैं ये भी बात बोली जा रही है। रेगुलर यहाँ पे ऑडिट कराने की आवश्यकता है। और एक यहाँ पे BEA है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी, जो सर्टिफिकेशन यहाँ पे देती है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट सही तरीके से बनाए। रियल टाइम में ट्रैकिंग करने की जरूरत है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बूस्ट करने की, अकाउंटेबिलिटी की। VCMI क्या है? वॉलंटरी कार्बन मार्केट इंटीग्रिटी। ये एक इनिशिएटिव है जो क्या देखेगा तो इंट्रोड्यूस करेगा टीयर्ड सिस्टम फॉर कंपनी। एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, यानी AC फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस हिसाब से टीयर बना के चेक करेगी कि कार्बन क्रेडिट क्लेम किस हिसाब तक चलेगी। इंडिया की CCTS जो इनिशिएटिव है, जो अभी आपको बताया, हाई कॉस्ट की बात बोली जा रही है यहाँ पे, उसको स्टेब्लिश करने की जरूरत है। मॉनिटर, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन। ये नहीं कि भैया कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, आइए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, पोल्यूशन मचा दीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इसी की सारे मुद्दों की बात बोली जा रही है। इंडिया का कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म यहाँ पे यही डिमांड रखेगा कि स्ट्रिंजेंट इन्फोर्समेंट हो यहाँ पे, और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो रियलिटी है उसको साथ में लेकर के चले। जो अपॉर्चुनिटी की बात यहाँ पे देखी जा रही है वो यही कि कार्बन का मार्केट तो है यहाँ पे, सारे लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट देने के लिए कहेंगे, लेकिन उसकी जो है अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रैक करने की जरूरत है, ऑडिट करने की जरूरत है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगा जब आप इस प्रकार के कृत्य को फोकस करेंगे। इंप्लीमेंट सही से होगा जब आप इस प्रकार से ट्रैक करेंगे। तो कंपनी को ट्रैक करने की भी जरूरत है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस प्रकार का अगर बात आ गई है यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, तो इसकी बैकग्राउंड को भी हमें देखना पड़ेगा। बैकग्राउंड डिटेलिंग की बात करें तो ये एक एनर्जी एजेंसी है जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। 2002 में इसको क्रिएट किया गया था। किस एक्ट के तहत? तो एनर्जी कंजर्वेशन 2001 का एक्ट के तहत इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत आता है। स्टैट्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं? वो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत आ जाता है उसमें बनाया जाता है, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। एजेंसी फंक्शन करेगी किस चीज के लिए? तो आपको इनकरेज करेगी क्या कि आप इफिशिएंट यूज करिए एनर्जी का और डेवलप करिए प्रोग्राम इसको सपोर्ट करने के लिए। यानी एनर्जी इफिशियंसी की बात करी जा रही है। ये यही कार्य करती है BEE, जिसे हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं जो आपको अभी वीडियो में दिया वो समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप शेयर करेंगे तो कई लोगों के पास जाएगा। तो जरूर से इसको शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोगों तक ये चीजें आसानी से पहुंच सके। खास करके उन्हें शेयर करिए जो पढ़ाई करते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे LAC एग्रीमेंट, डिटेंट एंड क्वेश्चन। तो बहुत सारा क्वेश्चंस उठाता है ये LAC का एग्रीमेंट। रिसेंटली अगर बात करें, अभी रिसेंटली बात करी जाए तो 16वां ब्रिक्स समिट हुआ है कजान अक्टूबर में। तो यहाँ पे रसिया में ये चीजें हुई हैं। जी जिनपिंग आए थे, मोदी साहब आए थे, और ब्रिक्स के नेशन कंट्रीज भी आए थे।
यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों लोग आपस में बैठ के बातें ऐसे किए जैसे कि लग रहा है कि अब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, लेकिन ये यहाँ पे बोल रही है इस प्रकार की चीजें है नहीं। पीएलए की बात करी जा रही है यहाँ पे, पीपल लिबरेशन आर्मी और भारत की इंडियन आर्मी, इन दोनों के बीच में जो बीटरनेस है वो बस कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, निकल के आ रही है। एडिटर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है दोनों आर्मी के बीच में कि जो देपचौंग है उसे कंप्लीट तरीके से किसका माना जाए। यहाँ पे यही इश्यू और कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रही है। एलएसी की बात करी जाए अगर, तो हम पहले एलएसी और एलओसी के समझ लेंगे। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वही लाइन है जो चाइना क्लेम करता है यहाँ पे बॉर्डर। अब यहाँ पे अक्साई चीन वाली बात करी जा रही है। अक्साई चीन, ये जो लाल वाला रीजन है वो यहाँ पे चाइना ऑक्युपाई कर लिया है इसको, और इसको एलएसी बोलते हैं। ये रेड वाली लाइन, ये भी एलएसी है, ये जो लाइन रेड वाली दिख रही है। अब ये क्या कह रहा है, चाइना कहता है कि यहाँ पे कि जो यहाँ तक की चीजें हैं, कुछ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की चीजें हैं, ये हमारे पार्ट हैं। यहाँ पे भूटान को सीधे सीधे अपने में, भूटान कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश को सीधे सीधे अपने में बोलता है। इसका तवांग डिस्ट्रिक्ट हो गया। और इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, इस वाले लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये मैकमोहन लाइन हो गया। और ये क्या हो गया, ये रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन, जब भारत 1947 में आजाद हुआ था तो ये कमेटी बैठी थी रेड क्लिफ नाम से, जो इन्होंने बैठाया और इसको एक लाइन के रूप में माना, वही रेड क्लिफ लाइन है। और ये मैकमोहन लाइन, इस साइड पे मैकमोहन नाम का व्यक्त किया तो इसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और डिस्प्यूटेड रीजन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक आ जाती है, और आपका लद्दाख वाला रीजन भी आ जाता है। तो ये एरिया कहता है मेरा है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान कहता है कि ये वाला एरिया मेरा है। तो यहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। आशा करते हैं इस स्लाइड से आपको समझ में आई होगी। तो यही यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो अटेम्प्ट हुआ 2022 में अगर बात करें तो ये भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या चाइनीज एक्शन कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम 1 इंच अपना छोड़ेंगे नहीं। 2014 में अगर बात करी जाए, 2014 में तो बहुत सारी बातें हुई चाइना के साथ। गलवान वैली भी अगर बात करी जाए 19-22 के सेशन में यहाँ पे हुआ, और डोकलाम वाला भी भूटान वाला रीजन इश्यू हुआ। तो लद्दाख और सिक्किम, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश इस रीजन में हो रहा है। दूसरा क्या बातें बोली जा रही हैं, पार्टनरशिप इंडिया और यूनाइटेड स्टेट की अगर आप बढ़ाइएगा तो भी ये चीजें होंगी, ये भी बातें बोली रही हैं। तीसरा अगर बात कह रहे हैं कि आप अगर इसके अगेंस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाइएगा, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, उसके भी अगेंस्ट में जाएंगे तो भी ये इस प्रकार का चीजें करता है। तो ये डीबीओ रोड भारत बनाया था 2008 में, अभी रिसेंटली बन के तैयार हो गई है लद्दाख वाले सेशन में, ताकि हम गलवान वैली के आसपास तक जा सके। तो ये एक हाईवे बना गया है, दौलत बेग ओल्डी रोड, याद रखिएगा, ये लद्दाख वाले रीजन में है, काफी न्यूज में था ये रोड। यहां से इस प्रकार पे हम डेवलपमेंट करेंगे तो भी ये कहीं ना कहीं हमसे नाराज रहेंगे। तो भैया हम तो करेंगे, वो मेरा ही रीजन था, आपको क्या दिक्कत हो रही है उसमें, तो वो मानने वाले है नहीं, बस कुछ हद तक पोस्टपोन कर सकते हैं, यही यहाँ पे कह रहे हैं। जयशंकर प्रसाद अभी रिसेंटली मीटिंग भी किए थे, लेकिन इस प्रकार का कोई सोल्यूशन आने वाला है नहीं। यही बातें कर रहे हैं कि जब तक आप यूएसए के नजदीक जाइएगा, उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट में जाइएगा तो इस प्रकार की चीजें क्वेश्चन मार्क उठाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी पीएलए यानी चाइनीज आर्मी में और इंडियन आर्मी में। तो यही यहाँ पे बात बोली जा रही है। कोई क्लैरिटी नहीं है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि बस अभी रिजेंबल करा जा रहा है कि हाँ शांति की बात हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे बोली नहीं जा रही है एडिटर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नया एडिटोरियल। यहाँ पे एक आर्टिकल निकला है, एडिटोरियल तो नहीं है, ये आर्टिकल है। तो क्या एएमयू फाइनल क्लेम कर लिया माइनॉरिटी स्टेटस? आपको मैं पिछले वीडियो में काफी अच्छे से समझाया हूं, लेकिन यहाँ पे एक केस है 1967 की अजीज बासु जजमेंट स्टेट वर्सेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो उस केस को अगर देखा जाए तो आर्टिकल 13 में कल ही समझाया था, कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देती है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फंडामेंटल राइट है इस्टेब्लिश करने के लिए क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने पसंद का। तो ये आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में मेंशन है।
1967 में जो जजमेंट आता है अजीज बसु, ये यहाँ पे EMU को क्या कहता है, नीदर इस्टेब्लिश नॉर एडमिनिस्टर्ड बाय द मुस्लिम माइनॉरिटी सिंस इट हैज बीन इस्टेब्लिश थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेशन। AMU बाद में सेंट्रल लेजिस्लेशन के अंतर्गत ये निर्माणाधीन हो जाता है, इसलिए इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। 67 के जजमेंट को DY चंद्रचूड़ जो अभी रिटायर्ड जज हो चुके हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका क्या नाम है और वो कौवें नंबर के जज बने हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। तो इस इस्टेब्लिशमेंट की बात करी जा रही है कि जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे माइनॉरिटी सेटअप नहीं किया है या फिर माइनॉरिटी के द्वारा सेटअप किया है, इस प्रकार की बातें को ये बहुत तवज्जो नहीं दिए हैं DY चंद्रचूड़। इनका यही कहना है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरिफाई किया है क्या कि 30 क्लॉज 1 में ये चीजें अब क्लियरिफाई कर दिया है कि इंस्टीट्यूशंस वो जो कंप्रोमाइज नहीं करती माइनॉरिटी कैरेक्टर को, फाउंडेशनल पर्पज और प्रीडोमिनेंटली, मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे दूसरे लोगों का एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन जो प्री इंडिपेंडेंस तरीके से, यानी 1875 में तो AMU का स्थापना किया गया था, तो इसका एक अलग माइनॉरिटी का पहचान है, आइडेंटिटी, उसे हम खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए माइनॉरिटी स्टेटस की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज नो लॉन्गर वेस्टेड विद द कम्युनिटी, अगर बात करी जा रही है कि ये इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ ना रहता तो हम इसको कुछ हद तक समझते। तो माइनॉरिटी स्टेटस बहुत हद तक इसको मिली हुई है, अगर अभी के जजमेंट में हम इस तरीके से चीजें देखें तो। ये सारी चीजें आपको मैं बताया ही था, आर्टिकल 29 की डिटेलिंग। कुछ 3 प्रकार के विद्यालय हैं। थर्ड वाले विद्यालय आपस में स्वतंत्र होते हैं, ये जब इससे ऐड नहीं लेते, ना रिकॉग्निशन लेते हैं स्टेट से। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की सिलेबस कौन तय करेगी, वो इंस्टीट्यूट ही तय करेगा। बाकी ये जो 2 इंस्टीट्यूट है, इनका सिलेबस कौन तय करेगा, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा। अपना रिक्रूटमेंट देगा, जॉब देगा, सिलेबस देगा, करिकुलम देगा, एक्टिविटी देगा, तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। ये पूरी फंडामेंटल डिटेलिंग दिया था और आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, पैलेस्टीनियन के बहुत सारे इश्यू निकल के आ रहे हैं, कई बार से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ पे गाजा में और लेबनान में पुनः वार हुआ, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। तो फलस्तीनी के मृत्यु हुई है, लेकिन यहाँ पे इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं गिदियन सार, उनका ये कहना है कि फलस्तीन स्टेट अब हमास स्टेट बन चुका है। तो यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप ही इसको चला रहा है, ऐसा इनका मानना है। बात करी जा रही है गाजा की, तो गाजा में नॉर्दर्न गाजा की बात करी जा रही है, यहाँ की बात करी जा रही है। और लेबनान कंट्री यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्ट बैंक यहाँ पे। तो फलस्तीनियन की अगर बात करें तो ये इनका डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का इनका डेवलपमेंट। तो ये कभी इनकी लैंड थी, आज देखिए सिकुड़ के कहाँ पे पहुंच गए हैं। एक समय था जब यूनाइटेड किंगडम सपोर्ट कर रहा था इजराइल का, आज USA सपोर्ट में खड़ा है। तो ये कंट्री के सपोर्ट से ही कुछ न कुछ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जीत के आने के बाद उन्होंने पुनः ये चीजें अभी सोशल मीडिया पे अपडेट किया है कि इन 2 लोगों को UN के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। तो टॉम हॉमन बॉर्डरजार और एलिस स्टेफेनिक, इन दोनों लोगों को बोल दिया गया, तो UN के एम्बेसडर के रूप में बोला जाएगा। देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा फेसबुक पे आप अपने, ताकि ये कई सारे लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।